नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, श्री शिव साई कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विष्णु सारस्वत। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सीटेट की परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मापन और भार, जो कि हर बार सीटेट की परीक्षा में 1 से 2 नंबर जरूर पूछा जाता है। और हाँ, अगर आपको फ्री ऑनलाइन कोर्स करना है सीटेट की परीक्षा के लिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सीटेट का ए से लेकर जेड तक यानी हर एक विषय को विधिवत सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा। आज ये चौथी क्लास है, इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं मैथ की। 10 दिनों में मैथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। मापन और भार ये हर एक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, सीटेट ही नहीं हर एक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे इसको एक ट्रिक के माध्यम से, आपको खेल खेल में ये याद हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिक क्या है, सबसे पहले तो आइए समझते हैं। इसमें मिली है, डेसी है, सेंटी है, डेका है, हेक्टा है और किलो है, और लीटर, मीटर और ग्राम है। तो आपको सीक्वेंस ऐसे ही रखना है, यानी मिली, डेसी, सेंटी और डेका, हेक्टा, किलो। कभी परीक्षा में आप सवाल हल कर रहे हो, अगर ये आ गया तो आप ऐसे तुरंत बना लीजिए और उसके बाद सवाल आसानी से हल हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, इसमें आपको 2 नियम याद रखने हैं। पहला नियम तो ये है कि इन दोनों में हमेशा जो पास पास वाले हैं इन दोनों में 10 यूनिट आएगा। हमेशा क्या आएगा, 10 यूनिट आएगा। चाहे 10 से गुणा किया जाए और चाहे 10 से भाग किया जाए, क्या आएगा, सब में 10-10 यूनिट आएगा सबके बीच में। तो पहली बात ये याद हो गई होगी। अब आइए दूसरा नियम देखते हैं। तो दूसरे नियम में आपको एक छोटी सी कहानी याद करनी पड़ेगी। भाग मिल्खा भाग तो आप सभी ने देखा ही होगा। तो आपको भा से क्या याद रखना है, भा से क्या याद रखना है, भाग, और मी से क्या याद रखना है, मिल्खा से क्या याद रखना है, मी। तो यानी मिलीलीटर से लेके डेसीलीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, डेका और हेक्टा, किलो, इन सब में क्या करना है आपको, इन सब में आपको क्या करना है, भाग करना है। यानी अगर बाएं से हम दाहिने की ओर जा रहे हैं, बाएं से अगर दाहिने की ओर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब आइए वही देखते हैं अगला। तो अगला नियम क्या, अगला एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि जब लौटते हैं तो गुनगुनाते हुए लौटते हैं, जब इधर जाते हैं तो भागते भागते जाते हैं। इधर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, भागते भागते। जब इधर से लौटेंगे तो क्या करेंगे, ये गुनगुनाते हुए जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, गुणा करना है। किलो से हेक्टा में जाना है तो 10 से गुणा, हेक्टा से डेका में जाना है तो 10 से गुणा, डेका से ग्राम में जाना है तो 10 से गुणा। मतलब ऐसे ही क्या रहेगा, सब में 10-10 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अब आपको बताना है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हमको किलोग्राम से किस में जाना है, ग्राम में जाना है। तो किलोग्राम से हेक्टाग्राम में गए तो 10 से गुणा, हेक्टा से डेका में गए तो 10 से गुणा, और डेका ग्राम से ग्राम में गए तो 10 से गुणा। यानी 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी कितना, 1000। 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। तो बहुत आसान है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आइए एक बार और समझते हैं। जैसे मिलीमीटर की बात की जाए, चाहे मिलीलीटर की बात की जाए, चाहे मिलीग्राम की बात की जाए, तीनों में क्या है, अगर मिली से डेसी में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मिली से डेसी में जाना है तो क्या करना है, 10 से भाग करना है। यानी हमको बाएं से दाहिनी ओर जाना है तो क्या करना है, भाग करना है, और दाहिने से बाईं ओर जाना है तो क्या करना है, गुणा करना है। बस इतना आपको याद रखना है, पूरा इसी में छिपा हुआ है, केवल इन दोनों बातों में। तो वो भी याद करने के आपको ट्रिक बता दिए थे। क्या याद करना है, मी से हो गया मिल्खा, और भा से मतलब भाग मिल्खा, भाग से मी निकाल लीजिए, मिली हो गया, और भाग से भाग हो जाएगा। और जब उधर से लौटते हुए आते हैं तो क्या करते हैं, गुनगुनाते हैं। यानी उधर से आएंगे तो क्या होगा, गुणा होगा, इधर से जाएंगे तो भाग होगा, उधर से आएंगे तो गुणा होगा। बहुत आसान है, आपको याद भी हो गया होगा। इधर से जाएंगे तो भाग और इधर से आएंगे तो गुणा। अब आइए सवाल पे चलते हैं, क्योंकि बिना सवाल किए हुए कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा। जब सवाल आप कुछ हल करेंगे तब अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और सवाल
बिना एक्सरसाइज के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कुछ प्रश्नों को हम करेंगे जो परीक्षा में आए हुए हैं। ये पहला प्रश्न है, ये आया हुआ है सीटेट 2016 में आया हुआ है और ये आ भी सकता है। एक क्वेश्चन तो इस तरह आता ही आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन वही रिपीट हो जाता है। तो आइए अब इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो जो सही सही होंगे उनको हमको काटते चलना है। जैसे दिया है 2005 ग्राम बराबर है 2.005 किलोग्राम के, तो किलोग्राम से ग्राम में जाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। जो सही है उसको काटना है और जो गलत है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला दिया है किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर बराबर है उस घन के जिसकी भुजा 0.3 मीटर है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो यानी क्या करेंगे, 45 गुणे 15 और गुणे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 27,000 आएगा। 27,000 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में दिया था, लेकिन जो घन के आयतन है किस में दिया है, मीटर में दिया है। तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्या है, घन के आयतन जिसकी भुजा 0.3 है, यानी घन का आयतन निकालना। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, यानी 0.3 हो जाएगा का होल क्यूब हो जाएगा। मीटर में था, इसको हम सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 यानी कितना आएगा, 270 आएगा। 270 ये हो जाएगा और गुणे कितना, 100 यानी कितना हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए दोनों सेम हो गए, 27,000 27,000, यानी ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी पहला गलत हुआ, दूसरा गलत हुआ, तीसरा गलत हुआ, है ना। अब कौन सा बचा है, चौथा बचा हुआ है। 3 गलत हो गए, अब केवल ये बचा हुआ है, तो यही क्या होगा, सही होगा। आइए देखते हैं कैसे। अब आइए देखते हैं पहला वाला क्या हुआ, पहला वाला गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, चौथा सही होगा कि 4 ही विकल्प हैं। अब आइए देखते हैं लेकिन सही कैसे होगा। दिया है 55 लीटर और 55 मिलीलीटर। 55 लीटर है और क्या है, 55 मिलीलीटर है, तो 55 हो जाएगा और प्लस मिलीलीटर। मिलीलीटर मतलब क्या, आप जाएंगे 3 स्टेप जाएंगे, 3 स्टेप जाएंगे तो क्या होगा, 1000 से भाग होगा। एक स्टेप में 10 से, 2 स्टेप में क्या हो जाएगा, 100 से, और 3 स्टेप में क्या हो जाएगा, 1000 से भाग होगा। जब 1000 से भाग होगा तो कितना आएगा, 0.055 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना, 55.055 हो जाएगा। यानी आना कितना चाहिए, 55.055, लेकिन आ कितना रहा है, 55.55। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन हमको बताना था कौन सा गलत है, तो यही वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी इसी तरह का होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताना कौन सा सही नहीं है। ये आया हुआ है, ये भी सीटेट 2016 में आया हुआ है। पहला दिया है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है। तो 1 सेंटीमीटर क्या है, 1 मीटर का शतांश है, तो बिल्कुल सही है। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1/100 मीटर होता है। तो यानी पहला वाला सही हो गया, जो सही है उसको क्रॉस करते चलना है। अगला दिया है 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश नहीं होगा, क्या होगा, 1,000वां भाग होगा, है ना। अगला क्या है, 1 लाख बराबर है 100,000 के, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसको क्रॉस कर देना है। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के, तो ये भी क्या है, सही है, इसको भी क्रॉस कर देना। कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। आपको बताना था इसमें कौन सा गलत है, तो गलत वाला कौन सा है, गलत वाला दूसरा है, बाकी सब क्या है, सही है। तो सही वाले क्या करने, हमको क्रॉस कर देने, गलत वाला केवल सही रखना है। यानी ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर इन दोनों प्रश्नों को आप पढ़ लिए हैं तो आप आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर सकते हो। अगर ट्रिक आपको ये समझ में आ गई है तो आप कोई भी परीक्षा देने जाओ, चाहे वो जिस लेवल की हो, आपका अगर इस चैप्टर से कोई प्रश्न आता है तो वो आपसे मिस नहीं होगा, आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो गया आज से। अगर आपने ट्रिक को समझ लिया अच्छे से तो आपका सीटेट में 1 नंबर तो एकदम पक्का हो गया। कभी कभी 2 भी आ जाता है, लेकिन 1 नंबर एकदम पक्का हो गया। और कोई भी परीक्षा आप देने जाओ, चाहे वो जिस लेवल की हो, अगर उसमें मापन से प्रश्न आया तो आपसे गलत नहीं होगा, आप सेकंडों में उसको सही कर डालोगे। तो आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न।
अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलने से पहले आप एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे और लोगों का भी भला हो जाए, आपको भी पुण्य मिलेगा। अब आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना कौन सा सही नहीं, जो सही होगा उसको क्या करना है, क्रॉस करते चलना है। दिया है 1 किलोग्राम और 12 ग्राम, तो किलोग्राम एक ही रहेगा, किलोग्राम में ही बदलना है। और 12 ग्राम कितना हो जाएगा, 12/1000 हो जाएगा, है ना। कोई किलोग्राम से ग्राम में जाने में क्या करेंगे, 1000 से भाग करते हैं। जब 1000 से भाग करेंगे तो 2 अंक यहाँ पे हैं, यहाँ पे कितने अंकों के बाद दशमलव होना चाहिए, 3 अंकों के बाद लगना चाहिए। जितने जीरो होते हैं उतने अंकों के बाद दशमलव लगाते हैं। तो आइए देखते हैं, 1 हो जाएगा प्लस 0.001 2 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.012। ये क्या आएगा, किलोग्राम आएगा, यानी पहला वाला सही है, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। अगला दिया है 10 मीटर 10 सेंटीमीटर बराबर है 1000 10 सेंटीमीटर के, तो बिल्कुल सही है। 10 मीटर है और 10 सेंटीमीटर बराबर किसके होगा, 1000 10 सेंटीमीटर के, तो इसको भी क्या करेंगे, क्रॉस करते चलेंगे। अब आइए तीसरा देखते हैं, सी नंबर। सी नंबर क्या दिया हुआ है, सी नंबर है 23/100 बराबर 2.30, तो बिल्कुल गलत है। कितना आएगा, 0.23 आएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला गलत हो गया, दूसरा वाला गलत हो गया, तीसरा वाला क्या होगा, सही होगा। ये चौथा देखते हैं। चौथा में दिया 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश है, बिल्कुल सही है, तो इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस कर देंगे। तो यानी इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, सी विकल्प सही होगा। निम्न में से कौन सी संख्या सही नहीं थी, 23/100 बराबर 2.30 नहीं होगा, क्या होगा, 0.23 होगा, 0.23 सही होगा। तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना कौन सा सही नहीं है। दिया है 1 घन के 6 फलक होते हैं, तो बिल्कुल सही है, तो इसको क्या करना है, क्रॉस कर देना है। 1 मिलीलीटर बराबर है 0.1 सेंटीमीटर का, तो ये भी सही है, इसको भी क्या करना है, क्रॉस कर देना है। फिर अगला दिया है 0.10 बराबर है 0.1 के, तो इसको भी क्या करना है, क्रॉस कर देना है, बिल्कुल सही है। फिर क्या दिया है, 56.7 किलोग्राम बराबर है 5670 ग्राम के, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, हम सही कर देंगे। यानी कौन सा विकल्प इसमें सही है, चौथा विकल्प सही है। तो आइए समझते हैं इसको। कितना है, 56.7 है और 5670, तो 56.7 को हमको किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो कितना हो जाएगा, 56.7 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्योंकि किलोग्राम से हम ग्राम में जाएंगे तो क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। किलोग्राम से हम ग्राम में जा रहे हैं तो क्या करें, याद करिए, टेबल में क्या था, किलोग्राम सबसे किनारे था और ग्राम क्या था, बीच में था। तो हम सबसे किनारे किस तरफ था, दाहिनी तरफ सबसे किनारे, दाहिने से बाएं और जाते समय हम क्या करते थे, गुणा करते थे। तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 क्या होगा, बढ़ जाएगा, 0 से 0 विभाजित हो जाएगा, 0 से 0 विभाजित हो गया, यानी कितना बचा, केवल ऊपर कितना बचा, 100 बचा। तो पहले से है 567 है और 2 0 और लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 56,700 हो जाएगा। लेकिन इसमें दिया क्या है, 5670, तो ये वाला क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये गलत है। गलत ही बताना था हमको, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, चौथा सही नहीं है। बाकी सारे क्या होंगे, सही है, तो वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर, सबको हमको मीटर में बदलना है, क्योंकि सारे आंसर किस में आ रहे हैं, मीटर में आ रहे हैं। तो सबसे पहले 5 किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या है, 5 किलोमीटर है, तो क्या करेंगे, 5 गुणे 1000 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ये हो गया मीटर में, और मीटर पहले में मीटर में दिया ही हुआ है। अगला क्या है, 500 सेंटीमीटर है, क्या है, 500 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम, 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे, 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। लेकिन अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल 5 बचेगा, यानी 500/100 करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा, केवल 5 बचेगा। अब आइए जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 0 हो गया, 5 हो गया, और 5 हो गया। यानी कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और कंप्लीट टॉपिक पढ़ने के लिए, अच्छे अच्छे चैप्टरों को पढ़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे पहले हम
3 वीडियो पढ़ चुके हैं। 3 वीडियो में 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। आप उन तीनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। अगर देखा है तो अगर आप भूल गए तब भी उसको दोबारा देख के कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि जो ये पढ़ाया जा रहा है इसके बाहर से कुछ नहीं आया, केवल अंक बदले होंगे, बाकी पेपर ऐसे सेम ही आएगा। आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा सपोर्ट करना है। आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, आपको भी लाभ मिलेगा। क्योंकि जो पढ़ेंगे उनको क्या, ऑनलाइन क्लासेस जितनी है सब क्या है, पेड हैं। आपको फ्री ऑनलाइन क्लास मिल रही है। तो आप भी पढ़िए और साथ में अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। तो आइए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पैटर्न के बारे में और उसके साथ उसके कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे जो कि विगत वर्षों में आए हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पैटर्न। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, श्री शिव साई कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विष्णु सारस्वत। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पैटर्न के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर घड़ी को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो कैसे जो है आकृतियां बदलेंगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं, दिया है 1/4 का घुमाव घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। घड़ी जिस तरह चलती है उस तरह घूमेगी। एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेगी, तो ऐसे घूमेगी, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो पहले देखिए इस खाने में था, फिर बदलेगा दूसरे वाले में आएगा, फिर बदलेगा किस में आएगा, तीसरे वाले में आएगा, फिर बदलेगा किस में आएगा, चौथे वाले में आएगा। यानी क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी किस तरह चल रहा है, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। पहले ऐसे और फिर इसके बाद इससे फिर ऐसे आया, फिर एक एक स्टेप ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, घड़ी की दिशा में। अगर घड़ी की विपरीत दिशा की बात की जाए यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए यहाँ पे है, फिर क्या होगा, फिर यहाँ से बदलेगा ऐसे, इस पे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे बदलेगा, फिर इस पे आएगा। मतलब एक एक स्टेप क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि 1/4 घुमा रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए आगे समझते हैं। अगर मान लीजिए आधा घुमाव देना हो, वो तो 1/4 था, आधा घुमाव देना है, तो मान लीजिए जैसे ये एरो है, तो जब आधा घुमाव देंगे तो क्या होगी, इसकी दिशा बदल जाएगी। फिर इसके बाद आधा घुमा दीजिए तो फिर इसकी दिशा बदल जाएगी, फिर इसके बाद आधा घुमा दीजिए, मतलब ऐसे क्या होगा, दिशा बदलती चली जाएगी। तो आधा घुमाव बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब दिशाओं के बारे में देखते हैं। दिशाओं के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप सवाल आसानी से नहीं हल कर सकते। तो आइए देखते हैं दिशाओं के बारे में। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए ऊपर। ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है उत्तर। ऊपर से आपको क्या याद रहेगा, उत्तर याद रहेगा। और फिर सीक्वेंस याद कर लीजिए, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। तो बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। अब आइए दिशाओं के बारे में देखते हैं। तो आपको ऊपर से याद है क्या, उत्तर, यानी ऊपर क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। फिर उसके बाद सीक्वेंस से लिखते चले जाइए। ऊपर के बाद हमने क्या बोला था, उत्तर, फिर पूरब बोला था, फिर दक्षिण और फिर पश्चिम। यानी बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। यानी उत्तर लिखना, फिर सीक्वेंस से पूरब रहेगा, फिर दक्षिण रहेगा, फिर पश्चिम रहेगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि ऊपर जो है नक्शे में ऊपर क्या होता है, तो ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है। नीचे क्या होता है, तो नीचे क्या होगा, दक्षिण होगा। और अब पूछा जाए बाईं तरफ क्या होगा, तो क्या होगा, पश्चिम। और दाईं तरफ क्या होगा, पूरब होगा। तो बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो दिशाओं के बारे में। तो आइए दोस्तों, एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं पैटर्न। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे 1 से 2 नंबर हर बार सीटेट की परीक्षा में आते हैं और इसको हम पढ़ेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। यानी हर एक प्रश्न केवल 2 से 3 सेकंड में आप तुरंत उसका आंसर दे दोगे। और बिना एक्सरसाइज के कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, चाहे इतना अच्छा कंटेंट हो उसका। जब तक आप उस पर एक्सरसाइज नहीं करोगे, जब तक आप उस पर प्रश्नों को नहीं हल करोगे, तब तक के वो
कंप्लीट नहीं होता, वो चैप्टर बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होता, चाहे वो जो सब्जेक्ट हो। मान लीजिए आपने हिंदी का एक चैप्टर पढ़ा और आपने उसकी एक्सरसाइज नहीं की, उसके प्रश्नों को नहीं हल किया, तो वो आपका अधूरा रह गया। आपने इंग्लिश के पैसेज पढ़े और उस पर प्रश्न नहीं किए, तो वो भी क्या रह गया, अधूरा रह गया। और मैथ तो प्रैक्टिस ही मांगती, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप बेस्ट होते चले जाओगे। आइए अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आया हुआ है सीटेट जनवरी 2012 में। तो आइए अब सवाल को समझते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए, यानी इस पैटर्न का अध्ययन करके हमको सवाल को हल करना है। तो पहले आइए देखते हैं क्या दिया है। 1 गुणे 1 बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, यानी 1 था तो 1 अंक लिखा गया। अब आइए देखिए कितना दिया है, 11 गुणे 11, तो क्या किया गया, 2 तक ले गए, फिर उसको क्या किया, घटा दिया। मतलब पहले आरोही क्रम में बढ़े, फिर अवरोही क्रम में घटते चले गए। तो क्या आया, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर क्या हो गया, 1 हो गया। फिर अगला क्या है, 111 गुणे 111, यानी कितने हैं, 3 अंक हैं, तो 3 तक जाएंगे, 1 2 3 हो गया, और फिर घटा देंगे, 2 और 1 हो गया। यानी पहले आरोही क्रम में बढ़ेंगे और फिर अवरोही क्रम में घटते चले जाएंगे। तो बहुत आसान है। इसी तरह देखिए इसमें कितने अंक हैं, इसमें है 5 अंक। कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं। 5 अंक है तो क्या करेंगे, पहले 1 से 5 तक जाएंगे और फिर 4 3 2 1 हो जाएगा। यानी क्या आएगा, 1 2 3 4 फिर 5 होगा, फिर 4 3 2 और 1 होगा। तो आइए देखते हैं पहले विकल्प में क्या है, 1 2 3 4 5 है और 4 3 2 1, पहला ही विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगले वाले विकल्प कैसे गलत है। तो देखिए 1 2 3 4 है, फिर 5 है, फिर 4 है, लेकिन 3 नहीं है, तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर अगला विकल्प देखते हैं, 1 2 3 4 है, 5 है, फिर पहले 3 दिया है, फिर 4 दिया है, तो गलत हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं 1 2 3 4 है, तो इसमें 5 दिया ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कौन सा होगा, पहला वाला विकल्प क्या होगा, सही होगा। फिर अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित पैटर्न में से क्या ज्ञात होता है। जैसे दिया हुआ है 1 + 1 दिया है 2, फिर 2 + 2 दिया है कितना, 4, 3 + 3 दिया है 6, और फिर डॉट डॉट, फिर 10 + 10 बराबर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो इस पैटर्न से आपको क्या ज्ञात हो रहा है, पहला दिया है गिनती, दूसरा क्या दिया, पहला गिनती है, दूसरा क्या है, सम और विषम है। तो सम, इसमें संख्याएं नहीं है, विषम संख्याएं भी नहीं है, गिनती भी नहीं है, और फिर अभाज्य संख्याएं भी नहीं है। क्योंकि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक से ही विभाजित हों, यानी केवल स्वयं से और एक से विभाजित हों, वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये अभाज्य तो बिल्कुल नहीं है। फिर अगला क्या है, 2 का पहाड़ा, तो बिल्कुल सही है। देखिए 2 4 6, फिर 8 आएगा, 10 आएगा, 12 14 16 18, और फिर क्या आएगा, 20 आएगा। तो इसमें क्या पता चल रहा है हमको, 2 का पहाड़ा ज्ञात हो रहा। तो पैटर्न एकदम इजी है, फ्री के नंबर हैं ये, आपको फ्री के नंबर मिल जाएंगे। 1 से 2 नंबर आएगा, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, एकदम फ्री में नंबर हो जाएंगे। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 3 5 7 11 13 में नवा पद क्या होगा। तो आइए देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, फिर क्या दिया है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो बहुत आसान है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें हमको अभाज्य अंक दिख रहे हैं। क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहला क्या हो गया, 3 हो गया, दूसरा क्या हो गया, 5 हो गया, तीसरा हो गया 7, चौथा हो गया 11, पांचवा क्या हो गया, 13 हो गया। फिर छठा क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा 17, छठा क्या होगा, 17 हो जाएगा। सातवां क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। आठवां क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और नवा क्या होगा, 29 हो जाएगा। तो बहुत आसान है। इसमें क्या है, अभाज्य संख्याएं थी। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो केवल स्वयं और एक से विभाजित हों, क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, 29 आंसर हो जाएगा। डी विकल्प सही होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। लगातार 2 प्रश्न हमने अभाज्य संख्याओं से ही किए हैं। तो अगर आपने संख्याओं की परिभाषा वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैथ अगर पढ़ना है तो हमको संख्याओं की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया हुआ है 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। बताना है आपको क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। विकल्प दिया है 37, 39, 49 और 50 दिया हुआ है। तो आइए समझते हैं पहले। 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है 1 का वर्ग प्लस 1 है। 5 का मतलब क्या है, 2 का वर्ग प्लस 1 है। 10 का मतलब क्या है, 3 का वर्ग प्लस 1 है। अब आइए विधिवत समझते हैं पहले। जैसे दिया हुआ है 2, 2 का मतलब क्या है, 1 का वर्ग प्लस 1, यानी 1 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्या है, 5 है, तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग प्लस 1। इसी तरह ये सीक्वेंस चला आ रहा है। 26 क्या होगा, 26 होगा 5 का वर्ग प्लस 1। 26 क्या है, 26 है 5 का वर्ग प्लस 1। तो 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 का वर्ग प्लस 1, छछा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसमें 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। 2 क्या है, 1 का वर्ग प्लस 1। 5 क्या है, 2 का वर्ग प्लस 1। 10 क्या है, 3 का वर्ग प्लस 1। 17 क्या है, 4 का वर्ग प्लस 1। इसी तरह क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, 6 का वर्ग प्लस 1। 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6 यानी 36 हो जाएगा। और प्लस 1 यानी कितना होगा, 37। यानी विकल्प कौन सा सही है इसमें, ए विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि 2 है फिर पैटर्न का चिन्ह है, इसको प्लस ना समझ लेना। 2 है बराबर कितना, 4 है। इसी तरह 3 है फिर पैट चिन्ह है, फिर 3 है बराबर कितना है, 9 है। 4 है फिर चिन्ह है, फिर 4 है बराबर 16 है। तो बहुत आसान, समझ में आ गया होगा। 2 दूनी कितना, 4 3 त्रिक का 9, 4 चौको 16 और 50 25। यानी क्या दिया गया, इसमें वर्ग दिया है। यानी ये जो चिन्ह है इसका अर्थ क्या है, गुणा है। इसका अर्थ क्या है, गुणा है। तो जब 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9, 4 चौको 16, 50 25 हो गया। इसी तरह 6 36 होगा, 7 7 49 होगा, 8 8 64 होगा, 9 9 81 होगा। फिर आएगा 10, तो 10 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी 10 दहम्मा कितना होता है, 100 होता है। तो यानी विकल्प कौन सा सही होगा, इसमें सी विकल्प सही होगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, x का मान ज्ञात करना है आपको। फिर देखिए दिया हुआ है, जैसे दिया है 2 है, 3 है, 4 है और 10 दिया हुआ है। 4 5 9 है, x दिया है 6 4 3 है और 27 दिया है। तो बहुत आसान है। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले दोनों अंकों का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है और फिर ऐड किया जा रहा है। जैसे देखिए ये दोनों अंक का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। यानी 2 गुणे 3 प्लस 4, 2 3 6 हो गया, 4 मिलके कितना 10 हो गया। इसी तरह 6 चौकों 24 और 3 कितना 27। यानी पहले दोनों अंकों को गुणा कर दीजिए और बाद वाले को जोड़ दीजिए। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 4 पंचे हो गया 20 और 20 में 9 जोड़िए कितना हो गया, 29 हो गया। यानी कौन सा विकल्प सही होगा, पहला विकल्प सही होगा। आइए दोबारा देखते हैं। पहले दोनों को क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है, बाद में ऐड किया जा रहा है। पहले दोनों को गुणा फिर ऐड, पहले दोनों गुणा फिर ऐड। तो देखिए 2 3 6 4 कितना 10 हो गया, 6 चौको 24 हो जाएगा, प्लस 3 कितना 27 हो गया। इसी तरह 4 पंचे 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यानी x का मान कितना आया, 29 आया। पहला विकल्प क्या होगा, एकदम सही होगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रतिरूप को देखिए और देखिए प्रतिरूप क्या दिए हुए हैं, 9 - 1 भागे 8 बराबर कितना दिया, 1 दिया है। फिर 98 - 2 भागे 8 बराबर कितना दिया है, 12। मतलब देखिए पैटर्न को पकड़िए। तो पैटर्न में क्या दिया है, पहले 1 अंक है तो कितना आया, 1 आया। फिर 2 अंक हैं, 2 अंक घटाए गए हैं तो कितना 1 और 2 आया। मतलब क्या किया जा रहा है, बढ़ते क्रम में अंकों को लिखा जा रहा है। फिर 3 थे तो 1 2 3 आया, 4 थे तो कितना आया, 1 2 3 4 आया। इसी तरह 6 होंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। बहुत आसान है, समझ में भी आ गया होगा। एक बार दोबारा समझते हैं। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है, 9 - 1 है 8 है। यानी देखिए 1 अंक था तो 1 आया, फिर 2 अंक थे तो 1 2 लिखा, फिर 3 अंक थे तो 1 2 3 लिखा, 4 अंक थे तो 1 2 3 4 लिखा। इसी तरह 6 अंक होंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 और 6 लिखा जाएगा। तो बहुत आसान है।
इस तरह के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। विगत वर्षों के लगभग सभी प्रश्न हमने आपको करा दिए हैं, और इस तरह का कोई प्रश्न फंसे तो आप कमेंट करें, कमेंट में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अब आइए चलते हैं, आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त स्थान में कौन सी संख्या रखी जा सकती है। दिया हुआ है बॉक्स में 7 है, 5 है, 9, 18, 6, 3, 7, 21 है, और 4, 3, 9 और क्वेश्चन मार्क है, 7, 4, 8 और 24 है। तो बहुत आसान है, आइए देखते हैं, पहले इसके सीक्वेंस को समझते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 में 9 का गुणा करिए, कितना हो गया, 18 हो गया। इसी तरह 6 में से 3 को घटाएं, कितना बचा, 3 बचा। 3 को 7 से गुणा करिए, कितना हो गया, 21 हो गया। इसी तरह 4 में से 3 को घटाएं, कितना बचा, 1 बचा। 1 में 9 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यानी कौन सा विकल्प सही होगा, पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। लास्ट में देखते हैं, देखिए 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, और 3 में 8 गुणा करेंगे, कितना, 24। तो यानी विकल्प क्या एकदम सही है, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प सही होगा। बाकी सभी क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। क्या करना था इसमें, इसमें हमको करना था पहले दोनों अंकों को घटाना था, और बाद वाले तीसरे अंक को क्या करना था, गुणा करना था, फिर चौथे वाले खाने में उसको लिख देना था। इसी तरह सब में किए थे और आंसर कितना आया, 9 आया। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज से पहले हम 4 क्लासें पढ़ चुके हैं मैथ्स की, वो चारों क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैथ को केवल हम 10 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और ये पूरा जो है सीटेट का सिलेबस जो है 66 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हर एक दिन सभी वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, पूरा देखिए। एक एक शब्द जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा खोजबीन करके लाया जाता है, तो किसी भी शब्द को आप स्किप नहीं करेंगे, और लगातार हमारे साथ बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और आज जो मैंने आपको पैटर्न टॉपिक पढ़ाया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे 1-2 नंबर हर बार पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक आपको एक ट्रिक से पढ़ाया गया है, मतलब केवल आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट समझिए और पूरा सवाल 1 सेकंड में आंसर होगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना, केवल देखना है सवाल और डायरेक्ट उसका आप आंसर ऐसे ही दे दोगे। तो आपने अगर पिछले वीडियो लगभग हमने बनाए हुए 50 से प्लस वीडियो बना चुके हैं आप सभी के लिए, उसमें सब में आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट सभी सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं। अगर आपने ना देखा हो तो क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। सभी वीडियो को ज़रूर देखिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं, तो वो सब हमने 10 से ज़्यादा उसके वीडियो बना रखे हैं। लगभग आपको मिल जाएंगे 50 से 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप उन 100 क्वेश्चन को ज़रूर देखना, और उसका लिंक आपको इसी में मिल जाएगा, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के मिल जाएगा। आपको क्या करना है, केवल पढ़ाई करना है। ये मान के चलिए कोई आपको फ्री पढ़ाएगा नहीं, यहाँ आपको फ्री पढ़ाया जा रहा है, तो आपको जो सुविधा मिल रही है उसका लाभ उठाएं। हम देखते हैं कि बच्चे जो है जब फीस जमा करते हैं, कोचिंग में भी ऐसे ही होता है। अपनी कोचिंग में अगर बच्चे फीस जमा करते हैं तो वो पढ़ाई में मन लगाते हैं, अगर नहीं जमा करते हैं तो वो कम लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको फ्री में सुविधा मिल रही है तो इसको आप एकदम इम्पॉर्टेंट मानिए। मान लीजिए कि आपको अमृत मिल रहा है और इसको पीते जाइए, छोड़िए ना। बाकी आपको पूरी क्लास जब कंप्लीट हो जाएगी, इतना मज़ा आएगा, इतने खुश हो गए आप कि आपको लग जाएगा कि हाँ बस 125 प्लस 20 बार आएंगे ज़रूर। तो उम्मीद करते हैं आप हर एक वीडियो को ज़रूर देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे डायरेक्ट बात करेंगे, चाहे मैसेज से हो और चाहे कॉल से हो, बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज हम पढ़ेंगे हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ और उससे संबंधित कुछ फार्मूले देखेंगे, और उसके साथ हम करेंगे कुछ एक्सरसाइज। ये फार्मूले सभी हम आपको बताएंगे एक ट्रिक के माध्यम से, यानी केवल एक बार आपको देखना है वीडियो, फार्मूले आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, श्री शिव साई कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विष्णु सारस्वत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ
जो कि होता है 3D आकृतियां जो होती हैं उसी को कहते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं ठोस ज्यामितीय आकृतियां, जैसे बेलन हो गया, गोला हो गया, शंकु हो गया, ये सभी क्या कहलाती हैं? ये 3D आकृति या ठोस ज्यामितीय आकृतियां कहलाती हैं। बहुत बच्चे ये नहीं जानते हैं तो वो जान ले, चाहे कहा जाए कि चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ या फिर 3D आकृति या ठोस ज्यामितीय आकृति, ये तीनों सेम ही हैं। आपको पढ़ना वही है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, यही सब आपको पढ़ना है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं 3D या ठोस ज्यामितीय आकृतियां होती क्या हैं। तो ठोस ज्यामितीय आकृतियां क्या होती? त्रिविमीय आकृतियां ठोस ज्यामितीय आकृतियां होती हैं। यानी जो 3D आकृति होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, वो क्या होगी? ठोस ज्यामितीय आकृति होगी। आगे देखते हैं, ये लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई से बनी होती हैं। ठोस ज्यामितीय आकृतियां किससे बनी होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी उसमें क्या होगा? लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और क्या होगी? साथ में ऊंचाई होगी। इसके उदाहरण है जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया। ये सभी क्या हैं? ठोस ज्यामितीय आकृतियां हैं। अब आइए देखते हैं इसमें किनारा क्या होता है और पृष्ठ क्या होता है, फलक क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, सतह क्या होती है, इन सबको देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किनारा या कोर। तो किनारा या कोर क्या होता है? दो सतहों के मिलने से कोर बनता है। दो सतह जहां मिलेंगी वहां क्या बनेगा? एक कोर बनेगा। यानी पहला क्लियर हो गया। दूसरा क्या होता है? पृष्ठ या फलक। किसी ठोस समतल के बहुभुजीय क्षेत्रफल को पृष्ठ या फलक कहते हैं। कोई भी समतल है उसका जो बहुभुजीय क्षेत्र होगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग? फलक कहते हैं। अगला क्या है? अगला है शीर्ष। शीर्ष क्या होता है? तो शीर्ष बहुत आसान है। शीर्ष किसे कहते हैं? जहां दो या दो से अधिक कोर मिलते हैं उसे क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। जहां दो या दो से अधिक कोर मिलेंगे उसे क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। तो अगला ये देखते हैं, अगला क्या है? सतह। सतह क्या होती है? ठोस वस्तुओं के पृष्ठों के फैलाव को क्या कहते हैं? सतह कहते हैं। यानी जो ठोस वस्तुएं होंगी उनके पृष्ठों के फैलाव को क्या कहेंगे? सतह कहेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम सबसे पहले पढ़ेंगे घन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? घन पढ़ेंगे। तो आइए घन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले घन की परिभाषा क्या होती है? 6 समान। घन की परिभाषा क्या होती है? 6 समान और वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। यानी जब 6 समान होंगी तो क्या होगा? घन होगा। जब समान नहीं होंगी तो क्या होगा? वो घनाभ हो जाता है। तो घन में सबसे पहले आपको याद रखना है कि घन की सभी विमाएं समान होती हैं। यानी L, B, H, A सभी क्या होंगे? एकदम समान होंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a²। ए का मतलब क्या है? भुजा। ए का मतलब क्या है? भुजा का वर्ग। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। किसी भी ठोस का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? लंबाई लेते हैं, चौड़ाई लेते हैं। क्या लेते हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों लेते हैं। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है? बराबर है। तो क्या हो जाएगा? भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी क्या हो जाएगा? ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब हो जाएगा। अगला क्या है? घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होता है? √3 इंटू भुजा, यानी √3 इंटू ए। ये क्या हो जाएगा? घन का विकर्ण हो जाएगा। अब आइए अगले फार्मूले पे चलते हैं। तो अगला फार्मूला क्या है? इसी में पहले थोड़ा और देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें किनारे कितने होते हैं? तो किनारा या कोर कितने होते हैं? 12। घन में कोर कितने होते हैं? 12 होते हैं। फलक कितने होंगे? फलक होंगे 6। और शीर्ष कितने होंगे? शीर्ष होंगे 8। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है घनाभ। नेक्स्ट क्या है? घनाभ। या इसी को क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं। इसमें क्या है? 6 आयताकार फलकों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। 6 आयताकार फलकों से घिरी आकृति को क्या बोलेंगे? घनाभ बोलेंगे। तो आइए अब देखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? आप ऐसे याद कर लें, L होगा, B होगा और H होगा। इधर आइए लिखते हैं, L हो गया, B हो गया और H हो गया। तो दो दो को ले लेना। एक बार LB लेंगे, फिर BH लेंगे और फिर क्या लेंगे? HL लेंगे। यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ब्रैकेट में LB + BH +
एल हो जाएगा। तो बहुत आसान है, पहले लंबाई चौड़ाई ली गई, उसके बाद चौड़ाई ऊंचाई ली जाएगी, फिर ऊंचाई और लंबाई ली जाएगी। क्या हो जाएगा, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। अब आइए देखते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी LBH। आपको याद भी हो गया होगा घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगला है घनाभ कमरा के चारों ओर का क्षेत्रफल। घनाभ कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी क्या हो जाएगा 2L + B × H हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होगा, √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी रूट हो जाएगा L² + B² + H² हो जाएगा। बहुत आसान है, आपको याद भी हो गया होगा। इसका एक एक करके सारा वीडियो बनेगा मेंसुरेशन का। घन अलग बनाएंगे, घनाभ अलग बनाएंगे, बेलन अलग, शंकु अलग, सब बनेगा। लेकिन ये सीटेट के लिए है, तो केवल आपको क्या थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जब कंप्लीट इसका वीडियो बनेगा तो आप चाहे जिस परीक्षा के लिए दें, तो आपको केवल फार्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, केवल आपको क्या करना है, वीडियो देख लेना है, आपको फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं घनाभ में कितने किनारे होते हैं। तो घनाभ में कितने, 12 किनारे होते हैं। घनाभ में पृष्ठ या फलक कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। और घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं, तो शीर्ष 8 होते हैं। तो आपको आसानी से याद हो गया होगा, घन और घनाभ में दोनों में सेम ही होते हैं, कुछ अंतर नहीं होता है। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, बेलन। तो बेलन होता क्या है, आयताकार वस्तु के एक सिरे को स्थित करके दूसरे सिरे को लंबाई या चौड़ाई के परितः घुमाने पर निर्मित आकृति को क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। जिसके परितः घुमाया जाता है वह बेलन की क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो बहुत आसान है, क्या है परिभाषा, आयताकार वस्तु के एक सिरे को स्थित करके दूसरे सिरे को लंबाई या चौड़ाई के परितः घुमाने पर निर्मित आकृति को क्या बोलते हैं, बेलन कहते हैं। अब आइए इसके फार्मूले देख लेते हैं। पहले आइए देखते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, आधार की परिधि हो जाएगा गुणे ऊंचाई हो जाएगी। तो आधार की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। और आधार की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। और गुणे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा फार्मूला, 2πrh हो जाएगा। यानी बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा, 2πrh हो जाएगा। अगला क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या लिया जाएगा, वक्रपृष्ठ होगा और दोनों सिरों का क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है, अभी हमने निकाला है 2πrh होता है। और दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या होगा, एक सिरे का होगा πr² और दोनों सिरों का क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। तो 2πrh हो गया प्लस 2πr² हो जाएगा। 2πr दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, h + r बचेगा। बहुत आसान है, दोनों फॉर्मूले याद हो गए होंगे आपको। अगला है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल लिया जाएगा और ऊंचाई ली जाएगी। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² और ऊंचाई का क्या होगा, h हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा फार्मूला, πr² h हो जाएगा। अगला है बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ की ऊंचाई अगर आपको ज्ञात करनी तो वो क्या होगी, बेलन की ऊंचाई की क्या होगी, बराबर होगी। अगला है बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ का आधार वर्ग होगा और आधार वर्ग की भुजा क्या होगी, √2 × r होगी। क्या होगी, √2 × r होगी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, शंकु। शंकु क्या बोलते हैं, कोण भी बोलते हैं। अब आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। शंकु होता क्या है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक भुजा के परितः घुमाने से निर्मित आकृति को क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। यह एक निर्मित आकृति होती है। क्या होता है, ये एक निर्मित आकृति होती है। बहुत आसान है, समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक भुजा के परितः घुमाने से निर्मित आकृति को क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। अब आइए इसके फार्मूले देखते हैं। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होती है, शंकु की तिरछी ऊंचाई देखिए, शंकु की तिरछी ऊंचाई ये है। हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लिखे हैं तो क्या होता है, लंब व आधार के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो लंब और आधार इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण, यानी कर्ण को क्या लिखा जाता है, L लिखा जाता है। और लंब और आधार, लंब क्या है r है, आधार क्या है h है।
इन दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होता है। यहाँ वर्ग लगेगा, अगर हम वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बहुत आसान है, आपको याद रहेगा। याद ये रखना है कि ये क्या तिरछी ऊंचाई क्या होती है, मान लीजिए कर्ण होती है, उसी से निकाला ही जाता है। ये क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण, अगर कर्ण का मान हम निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है इसमें, एच है, लंब क्या है, एच है, आधार क्या है, आर है। तो बहुत आसानी से याद हो गया, एल बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगला देखते हैं, शंकु की तिरछा पृष्ठ, शंकु का तिरछा पृष्ठ या शंकु का वक्र पृष्ठ कहिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है। अगला ये देखते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ में क्या करेंगे, सबसे पहले तिरछा पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ ले लेंगे, फिर आधार का क्षेत्रफल ले लेंगे। तो वक्र पृष्ठ क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं। जब पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए पाई आर इसमें भी कॉमन, पाई आर इसमें भी कॉमन, तो इसमें क्या बचा, एल बचा, तो यहाँ एल लिख दिए। और इसमें स्क्वायर है आर का, तो यहाँ क्या बचेगा, आर बचेगा, तो आर लिख दिए। यानी पाई आर हो जाएगा, एल प्लस आर हो जाएगा। बहुत आसान है, याद भी हो गया होगा। अगला ये देखते हैं, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबवत ऊंचाई। तो 1/3 हो गया, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और ऊंचाई क्या होती है, एच होती है। ये भी आपको याद हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, गोला। तो आइए गोला की परिभाषा देखते हैं। तो गोला की परिभाषा क्या होती है, वृत्त को व्यास के परितः घुमाने से बनी आकृति को क्या कहेंगे, गोला कहेंगे। यह क्या होती है, त्रिविमीय आकृति होती है, और इसमें आर क्या होती है, गोले की त्रिज्या होती है। अब आइए सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। फिर गोलीय कोष की अगर हम बात करें, गोलीय कोष का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब होता है। अगला है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अगला है समतल परिच्छेद की त्रिज्या। समतल परिच्छेद की त्रिज्या क्या होगी, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, वो भी किसमें, अंडर रूट में, यानी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, पासा। नेक्स्ट क्या है, पासा है। पासा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पासा के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले पासा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पासा को हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। पासा को क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। अब आइए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले पासा होता क्या है, तो पासा घन या घनाभ के आकार की एक आकृति होती है। ये क्या होता है, घन या घनाभ के आकार की एक आकृति होती है। इसमें कुल 6 सतहें होती हैं। इसमें सतहें कितनी होती हैं, 6 होती हैं, किंतु एक चित्र में सिर्फ 3 सतहों को ही दर्शाया जा सकता है। अतः पासा के सभी सतहों को दर्शाने के कम से कम 2 चित्र आवश्यक होते हैं। यानी अगर कोई पासा को आपको पूरा दर्शाना है तो क्या करना है, 2 चित्र आपको जरूर बनाने पड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात कि पासा में गुड लक लिखा हुआ है, तो आपको भी गुड लक, और आपका जो भी पेपर हो उसमें आप सफल हो। अगले वीडियो में इसके सेकंड पार्ट जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज, यानी इससे संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। इससे पहले हम 5 वीडियो पढ़ चुके हैं। सीटेट की ये फ्री ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये फ्री ऑनलाइन कोर्स। सभी कोर्स पेड हैं, लेकिन केवल आपको श्री शिव साई कोचिंग से फ्री ऑनलाइन कोर्स मिल रहा है, वो भी एकदम कंठस्थ रूप में। ये मान के चलिए कि हर एक वीडियो को बनाने के लिए 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो क्या करना है, केवल आपको पढ़ाई करना है और अच्छे नंबर लाना है। हमारा टारगेट है 125 प्लस अंकों का। सीटेट 2020 की सिलेबस पर आधारित फ्री ऑनलाइन कोर्स की ये 6वीं क्लास थी। इसमें आपको हमने पढ़ाया
हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, या इसी को बोलते हैं 3D आकृति या 3D ठोस ज्यामितीय आकृति। इसमें हम पढ़े हैं घन, घनाभ पढ़ा हमने, गोला पढ़ा, शंकु पढ़ा, बेलन पढ़ा, इन सब चीज़ों को पढ़ा। और इससे 1 से 2 नंबर हर बार सीटेट की परीक्षा में जरूर आते हैं। तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट करिए और उसका निदान किया जाएगा। और कोई भी चैप्टर अगर आपका कमज़ोर है, वैसे तो पूरा सिलेबस हम पढ़ाने वाले हैं, अगर कोई भी आपका चैप्टर कमज़ोर है तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है। कमेंट में बताना है कि सर ये चैप्टर मेरा कमज़ोर है, तो वो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। इसके पहले सीटेट के 5 वीडियो बन चुके हैं मैथमेटिक्स के। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, आप उससे ज़रूर देखना। उससे आपको स्कोर करने में बहुत मदद मिलेगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ की प्रैक्टिस सेट या एक्सरसाइज, जिसमें हमको मिलेंगे सीटेट की परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, श्री शिव साई कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विष्णु सारस्वत। आइए अब पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। आपको ये आकृति दी हुई है, इसमें बताना है कि अगर ऊपर से देखा जाएगा तो ये किस तरह दिखाई पड़ेगा। इस तरह दिखाई पड़ेगा या इस तरह या इस तरह या फिर इस तरह, इन चारों में से किस तरह दिखाई पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं ये घर बने हुए हैं, ठीक, ये इमारतें बनी हुई हैं। इसमें पहली 2 मंजिल की, दूसरी 3 मंजिल की, तीसरी 2 मंजिल की और चौथी 1 मंजिल की है। अगर हम किसी भी इमारत को ऊपर से देखेंगे, जब ऊपर से देखेंगे तो हमको क्या दिखाई पड़ेंगे, सब सपाट दिखाई पड़ेंगे। यानी 4 हैं तो कैसे दिखाई पड़ेंगे, ऐसे दिखाई पड़ेंगे, 1 2 3 और 4, इस तरह दिखाई पड़ेंगे। यानी पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि 3 नहीं दिखाई पड़ेंगे, 1 भी नहीं दिखाई पड़ेंगे और इस तरह तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं पड़ेगा। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही होगा। ये सभी प्रश्न सीटेट की परीक्षा में आए हुए हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 घनाभाकार बक्सों की विमाएं सेंटीमीटर में नीचे दी गई हैं। ये विमाएं दी गई हैं, तो बताना है आपको लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्न में से किन बक्सों का प्रयोग होगा। किन बक्सों का प्रयोग होगा, पहला दूसरा होगा, दूसरा तीसरा होगा, दूसरा चौथा होगा या पहला दूसरा होगा। तो आइए अब एक तरफ से सबको पहले हल करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, घनाभाकार। घनाभाकार का मतलब है ये घनाभ है। तो घनाभ का आयतन हमको पता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी पहले वाले का अगर हम निकालेंगे तो 20 गुणे 25 गुणे 18, 20 25 और 18 गुणा करेंगे कितना आएगा, 9000 आएगा। यानी 9000 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। फिर आइए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा कितना है, 23 है, 20 है और 20 है। 23 गुणे 20 करेंगे तो कितना आएगा, 9200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9200 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब आइए तीसरा देखते हैं। तो तीसरे में क्या है, 20 22 और 21, यानी 20 गुणे 22 गुणे 21 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 9240। गुणा करेंगे कितना आएगा, 9240 आएगा। अब आइए चौथा देखते हैं। तो चौथा क्या है, चौथा है 24 है, 20 है और 19 है। 24 20 और 19 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9120 आएगा। तो चौथा कितना आएगा, 9120 आएगा। कितना आएगा, 9120 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। हमको बताना है, लाना कितना है, 18,440 लाना है। कितना लाना है, 18,440 लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन से विकल्प में 18,440 आ सकता है। तो देखिए दूसरा और तीसरा, दूसरे और तीसरे को अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा, देखिए 0 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 2 कितना हो गया, 4 और 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया। तो यानी कौन सा विकल्प सही होगा,
दूसरा और तीसरा जिसमें हो, तो दूसरा और तीसरा किसमें है, दूसरा तीसरा किसमें है, बी वाले में, तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या दिया था, घनाभाकार दिया था, तो हमने क्या लिया था, घनाभ का आयतन लिया था। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या दिया है, दिए चित्र में लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या OB बराबर 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई OC बराबर 8 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो तिर्यक ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, हमको फार्मूला पता है L² बराबर H² प्लस R²। तो H का मान कितना है, H का मान है 8 और R का मान कितना है, 6 है। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64, और 6 का वर्ग कितना, 36, जोड़ेंगे कितना आएगा, 100 आएगा। तो L² बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। L² बराबर कितना हो गया, 100। तो L का मान कितना आएगा, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उस दूसरी तरफ क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, तो रूट का 100 हो जाएगा। और रूट 100 का मान क्या होता है, ±10 होता है, लेकिन क्या है, ऊंचाई है, तो क्या लेंगे इसमें, प्लस का 10 लेंगे। एक तो तरीका हो गया, ये बहुत आसान, ये सब कर लेंगे। दूसरा तरीका हम डायरेक्ट ट्रिक से देखते हैं। ये है कौन सा, ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। अगर 3 है एक भुजा, दूसरी भुजा 4 है, तो तीसरी भुजा हमेशा 5 ही होगी। इसी तरह इसका दोगुना करिए, 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो 5 दूनी कितना होगा, 10 आंसर होगा। डायरेक्ट आंसर इसका 10 हो गया, कुछ सोचना भी नहीं। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी तरह का प्रश्न है, हम डायरेक्ट उसको ट्रिपलेट से करेंगे। अब आइए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, उस शंकु की तिरछी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, 24 है। तो ट्रिपलेट हमको याद है, 7 होता है, 24 होता है, और क्या होता है, 25 होता है। तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ट्रिपलेट अगर याद कर ले रहे हो आप, तो समकोण त्रिभुज से कोई क्वेश्चन आ गया, या पाइथागोरस प्रमेय से कोई क्वेश्चन आ गया, या फिर आपको तिरछी ऊंचाई या शंकु की तिरछी ऊंचाई या ऊंचाई ज्ञात करना हो, या फिर आपको आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी हो, इन तीनों में से कोई चीज़ अगर 2 दी हैं और तीसरी ज्ञात करनी है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो बिना सोचे समझे। केवल आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, बस। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए उसी तरह है। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 5 है, तिर्यक ऊंचाई 5 दी है, और त्रिज्या कितनी दी है, 3 दी है, त्रिज्या 3 दी है, तो ट्रिपलेट क्या होता है, उसमें 4 आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4, यानी इसकी लंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यानी आप प्रश्नों को सेकंडों में हल कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है 50 मीटर गुणे 40 मीटर गुणे 30 मीटर। क्या दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दी है। माप का एक घनाभाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं। यदि एक बक्से का आयतन कितना दिया है, 0.8 मीटर क्यूब है। तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बक्से की संख्या हमको निकालनी, क्या करनी है, बक्से की संख्या निकालनी है। तो बक्से की संख्या कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन, और बटे क्या हो जाएगा, एक बक्से का आयतन, एक बक्से का आयतन। तो सबसे पहले देखते हैं हम गोदाम का आयतन कितना दिया। गोदाम का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 60 गुणे 40 गुणे 30 हो जाएगा। और गोदाम का आयतन कितना दिया, 0.8 दिया है। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, 8 से काटिए कितनी बार, 5 बार, 8 पंच 40 हो गया। गुणा करिए, 6 पंचे 30 हो गया, और 300 और 300 यानी कितना हो जाएगा, 300 को 300 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 90,000 इसमें कौन सा विकल्प है, तो सी विकल्प है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इस प्रश्न में विकल्प सही होगा सी। बहुत आसान है, आपको समझ में भी आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सीटेट 2020 की सिलेबस पर आधारित फ्री ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आज 6 की बी क्लास थी। इससे पहले हम 6 की ए तक यानी 6 से 7 क्लास से हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर देखना, जिससे आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा।
आज की क्लास में हमने पढ़ा हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ या फिर जिसे कहते हैं हम 3D आकृति, या फिर इसमें हमने पढ़ा घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन। इससे हर बार परीक्षा में 1 से 2 नंबर जरूर पूछा जाता है। तो 1 से 2 नंबर अगर आपने पढ़ा है तो आज आपका कंप्लीट हो चुका है। हमारी मेहनत को सफल करने के लिए केवल आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट अगली बार तैयार कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।